अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर आया है आफ्टर कंडेंस सिलेबस। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने मॉडल पेपर्स जारी करे हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये होंगे फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए ना। और जाहिर सी बात है, सिलेबस जो है वो कंडेंस हुआ था तो मॉडल पेपर्स थोड़े से चेंज हुए थे, और आज जो है उन्हीं मॉडल पेपर में जो फिज़िक्स का मॉडल पेपर है उसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि उसमें क्या क्या उन्होंने ऑप्शंस रखे हैं। और इसके अलावा फाइनली हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे हमारे मॉडल पेपर के। तो अच्छा उससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं और उनको जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न दिया है। देखो, हमें मालूम है 2 घंटे और 85 मिनट्स, ये बातें जो है ना वो कॉमन है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्लास 10th फिजिक्स मॉडल पेपर, और ये सिर्फ कौन से ईयर के लिए है? ओनली फॉर 2021, ठीक है जी। कितना हमें टोटल टाइम अलाउ किया गया है? तो याद रखो, टोटल टाइम जो है वो, क्योंकि कंडेंस हुआ था सिलेबस, तो टोटल टाइम जो है वो 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का होगा। पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का होगा। और इसके लिए जो टोटल मार्क्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं आया, जो टोटल मार्क्स हैं वो अभी भी 85 ही हैं, ठीक है ना। सिर्फ जो है जो फ़ायदा हो गया, बल्कि स्टूडेंट का भी आपको मैं बताता हूँ सबसे अहम फ़ायदा क्या हुआ है। तो पेपर को जिस तरह से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सेक्शन ए, जो कि कंपलसरी है, लाजमी अटेम्प्ट करना है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज क्या है? कोई क्वेश्चन होता है, कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है और फिर 4 ऑप्शन होते हैं, और हमें राइट ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करना होता है। और इसका मतलब ये है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इस सेक्शन से, कॉपी नहीं करते क्वेश्चन जो है ना। याद रखो एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि आप लोगों ने 9th में पेपर नहीं दिए तो आइडिया नहीं होगा, इस वजह से ये बात आप लोग जहन में रखिए कि हमें कॉपी डाउन नहीं करना होता क्वेश्चन को। सिर्फ हमें क्या करना होता है? हमें नंबर डालना होता है कि कौन सा वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसका सही ऑप्शन लिखना होता है। ABCD नहीं लिखना होता, सही ऑप्शन पूरा का पूरा लिखना होता है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो सेक्शन ए है इसमें टोटल 44 मार्क्स का है, और हर एक जो है वो 2 मार्क्स का है। 44 मार्क्स हैं, और एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं तो आ जाते हैं हमारे सेक्शन ए की तरफ, कि सेक्शन ए में क्या क्या गिवन है। तो सेक्शन ए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ये एमसीक्यूज, ठीक है ना। और अगर एमसीक्यूज हैं तो कितने एमसीक्यूज हैं टोटल, इसको ही मेंशन कर देते हैं। तो टोटल याद रखें, यहाँ पर एमसीक्यूज हमें कितने गिवन है? टोटल एमसीक्यूज हैं 22, ठीक है ना। 22 हैं, और इसी वजह से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स हो जाएंगे, 2 नंबर का एक है तो ये हो जाएगा 22 × 2, ये हो जाएगा कितने? बल्कि 21 होंगे टोटल, नहीं 44 मार्क्स हैं, करेक्ट, सही कह रहा था मैं। 44 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 22 एमसीक्यूज हैं और 2 नंबर का एक है, तो टोटल मार्क्स जो है वो 44 हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, सेक्शन ए के अंदर एक बात तो कंफर्म है कि आपने अटैम्प्ट करने होते हैं सारे क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल, ठीक है ना। और कोई टाइम की बंदिश नहीं है यहाँ पर कि जो है वो आपने इतने टाइम के अंदर करना है। बस 2 घंटे हैं, वो 2 घंटे आप एमसीक्यूज करते रहो या मैनेज करके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन करो, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है ना। तो टोटल 22 एमसीक्यूज होंगे 44 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक है, ये हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। फिर चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ये होगा हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, और टोटल 24 मार्क्स का है ये वाला सेक्शन हमारा। और इस सेक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट 1 होता है थियोरेटिकल, जिसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है फॉर न्यूमेरिकल। और तरीकेकार ये है कि हर एक से जो है ना वो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? आंसर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, और हर एक के मार्क्स जो है वो बराबर हैं, 12-12 नंबर के हैं, ठीक है ना। टोटल सेक्शन बी के 24 नंबर हैं, उसके पार्ट 1 के 12 नंबर हैं, और पार्ट 2 के 12 नंबर हैं। टोटल हमें 1 2 3 4 5 5 जो है सवाल है, और उन 5 सवालों में से हमें कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो डिटेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड सेक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर शॉर्ट होते हैं, लेकिन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए है, ये टोटल कितने नंबर का है वो बता दूं?
इसके टोटल मार्क्स हैं 24, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट 1 आएगा और फिर आ जाएगा पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या है, पार्ट 1 के अंदर हमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस गिवन है और इसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं कोई से 3, ठीक है ना, कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी, पार्ट 1 की बता रहा हूँ अलग से। तो जो टोटल मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 3 4 जार 12 मार्क्स। तो हमारे सेक्शन बी के जो टोटल 24 है ना, उसमें से पहला जो डिवीजन आ गया वो ये आ गया टोटल मार्क्स का कि 12 नंबर होंगे। और फिर अगर इसी सेक्शन बी के दूसरे पार्ट की बात करें, यानी कि पार्ट 2 की, सेक्शन बी के 2 पार्ट होंगे, तो यहां पर भी हमारे पास अब टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं। और इन 5 न्यूमेरिकल्स में से हमें अटेम्प्ट करने हैं, वही बात है, कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे यहाँ पे, तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, हर एक क्वेश्चन कितने का है, हर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बराबर है 3 नंबर का ना, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कितने हो गए, ये हो गए टोटल 12 मार्क्स, यानी टोटल मिला के 12 और 12 ये 24 मार्क्स हो जाएंगे और हमारा सेक्शन भी मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, लग रहा होगा कि यार तो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 3 सवाल अटेम्प्ट करने और छोटे छोटे सवाल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा कोई कहानी होती नहीं और 4 नंबर मिल रहे हैं, क्या चाहिए। और जैसे मिसाल के तौर पर डिफाइन फिजिक्स, तो फिजिक्स को सिर्फ डिफाइन करना है और 3 इंपॉर्टेंस लिखनी है, जस्ट 3 इंपॉर्टेंस, 3 अहम बातें फिजिक्स से रिलेटेड या उसकी अहमियत, तो वो तो आप जानते ही हो। अच्छा जी, और वही जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने। और फिर बारी आती है सबसे आसान सेक्शन की, ये तो बेहतरीन है वो बच्चों के लिए कि जो है वो इससे मार्क्स कमाओ। हमें जो है वो 2 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो कैरी कर रहा है इक्वल मार्क्स, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने, यानी कि अब यहाँ पर चक्कर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो मार्क्स हैं वो कुछ पॉइंट्स के अंदर दिए जाएंगे ताकि टोटल 17 मार्क्स जो है मुकम्मल हो सकें। तो सेक्शन सी को इधर डिटेल में बताते हैं, ये आ जाएगी सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्या शामिल होते हैं, सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर कितने 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर 4 और उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं कोई से 2। और जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं कितने, टोटल मार्क्स रखे गए हैं 17। तो 17 अगर 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाए तो बराबर बराबर ही होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो बराबर ही हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएंगे 8.5 और 8.5, यानी कि एक क्वेश्चन 8.5 का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 8.5 का होगा, तो ये टोटल हो जाएंगे 17 मार्क्स। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ मार्किंग है, क्योंकि कुछ सारे के सारे क्वेश्चन तो हैं तो सेम मार्क्स के ना। और अच्छा ही है, ये बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक बड़ा ही बैलेंस पेपर है, इंशाल्लाह अगर तैयारी अच्छी होगी और आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा आसानी होगी उन लोगों के लिहाज से जिन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर पेपर दिए हैं, ठीक है ना। और फिर आज का हमारा जो दूसरा काम था वो मैंने कहा था कि कुछ एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके क्या करेक्ट आंसर्स हैं और क्यों हैं, इससे ही बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और क्योंकि याद रखो कि जो भी आते हैं मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है, मतलब 100% नहीं कह रहा, लेकिन 30 to 40% वो पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, जो देखा गया है हिस्ट्री के अंदर। तो अच्छा ही है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी है वो मोशन में कहलाती है इफ वो क्या चीज चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स। बल्कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैं क्लास के अंदर रीड करूँ ना तो मेरे कंप्लीट करते ही बच्चे जो है वो इसका आंसर दे देते हैं, इतना आसान सवाल है। कोई भी बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन कहलाती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है सराउंडिंग, और ये हमारे पास मोशन की ही डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको कहा जाता है इन स्टेट ऑफ मोशन। Question number 2, the branch of science which deals with the study of properties of matter and energy interaction between them। तो कौन सी साइंस है भाई वो जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 नंबर का एक सवाल है और पूछ क्या रहे हैं, इतनी आसान सी बात
कि जस्ट एक में आ रहा है सराउंडिंग और एक में आ रहा है फिजिक्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको क्या लिया जाता है। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या नेगेटिव होती है, क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है, 1 होती है या 0 होती है। सो सिंपली हम जानते हैं जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको कंसिडर किया जाता है एज नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है या एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है एज पॉजिटिव। बट दिस टाइम हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पता है ना। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक चलती है, जैसे क्लॉक चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा जैसे घड़ी नहीं चलती है। घड़ी कैसे नहीं चलती है, घड़ी इस तरीके से नहीं चलती है, घड़ी इस तरीके से चलती है। तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी बात है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इसको कंसिडर किया जाता है नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है ना, याद रखो एसआई यूनिट पूछा गया है, और एसआई यूनिट जो है वो सेल्सियस तो नहीं होता, वो तो केल्विन के अंदर होता है। तो अब जरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है बीटा, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। अगर नहीं मालूम है यूनिट, और जिनको मालूम है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो होता है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब SI, और चेंज इन वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का भी होगा मीटर क्यूब, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन SI। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा हमारे पास, इधर लिख देते हैं इक्वल टू 1/k, और 1/k को हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन इनवर्स। सो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का 1/k। अगर केल्विन इनवर्स भी देते तब भी हम लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक सिंगल वेक्टर को अगर उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, वो कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन ही है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है किसी वेक्टर को उसके पार्ट्स में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस। वो कोन जो कि अपने बेस के ऊपर खड़ी हुई है, स्टैंडिंग है, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। तो याद रखो, अगर कोई भी कोन अपने बेस पर होगी, क्वेश्चन नंबर 6, अगर कोई भी कोन अपने बेस पर मौजूद होगी, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है वो नीचे होगा जो बेस है, और इस तरीके से अगर कोन होगी, तो याद रखो अगर हम उसको डिस्प्लेस कराते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पुश करते हैं, तो हो सकता है वो थोड़ी सी बेंड हो जाए। ठीक है ना, हो सकता है वो इतना क्या हो गई, इस तरीके से कुछ बेंड हो गई। लेकिन जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो अपनी हालत में वापस आ जाती है। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, जो भी बेस के ऊपर होगी। तो द कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस, ये किस में पाई जाती है, पाई जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ G वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय। बार बार बताता हूँ आप लोगों को, और कि जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है। लॉ जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो न्यूटन ने पेश किया था, बट जो वैल्यू ऑफ जी है उसको मेजर किया था एक्सपेरिमेंटली कैवेंडिश ने। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते नहीं ये तो न्यूटन का ही लॉ है तो न्यूटन का ही नाम होगा, नहीं, कैवेंडिश ने इसको एक्सपेरिमेंटली मालूम किया था। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अगर अपने रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में तो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है ना, यही था फर्स्ट लॉ। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है, इसे कहते हैं इनर्शिया। ये अपनी हालत को बरकरार रखने की जो सलाहियत है ना, इस खुसूसियत को इनर्शिया कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, इस वजह से इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, काम करने की शरह, काम करने की तेजी, यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 9, ये है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो याद रखो, अगर वर्क को हम डिवाइड कराते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अगर वर्क है और उसको हम डिवाइड कराते हैं टाइम से, तो जो चीज हमें हासिल होती है वो कहलाती है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, तो कहाँ चला गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का SI यूनिट बहुत ही कॉमन सी बात है,
प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है, हम बार बार पढ़ते हैं। When sunlight is passed through a prism, सनलाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो जो 7 कलर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं, इस सेट ऑफ कलर को क्या कहते हैं, प्रोसेस को नहीं याद रखो, इन सेट ऑफ कलर को क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आधा पढ़ के सब जो है वो डेफिनेशन समझेंगे। शायद ये तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात हो रही है, क्योंकि प्रोसेस का नाम डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, लेकिन लिखा हुआ है दिस सेट ऑफ कलर्स, ये जो कलर्स का सेट आता है इसको क्या कहते हैं, याद रखो, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। जब सनलाइट पास होती है प्रिज्म से तो व्हाइट लाइट जो है वो ब्रेक हो जाती है 7 कलर्स में, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ये जो सेट ऑफ कलर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 10 raised to the power -9 सेकेंड इज कॉल्ड। 10 raised to the power -9 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, और बार बार याद करने को कहता हूं। 10 raised to the power -9 का मतलब होता है नैनो, और इस वजह से आ गया, अगर सेकंड की बात हो रही है तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा नैनो सेकंड, ठीक है ना, नैनो सेकंड, 10 raised to the power -9 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड वेव्स क्या सॉलिड से ट्रेवल नहीं करती, इजीली ट्रेवल करती हैं, गैस में ट्रेवल नहीं करती। एयर में मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो गैस में भी ट्रेवल करती है और वाटर में भी ट्रेवल। याद रखिए साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ते हैं, और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है, और वैक्यूम में, खला में, क्योंकि कोई मीडियम नहीं पाया जाता, इसी वजह से तो उसे खला कह रहे हैं, खाली कह रहे हैं। तो याद रखिए साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती थ्रू वैक्यूम, और यही एक वजह है कि हमें सन पर होने वाले जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं, जो धमाके हैं, उनकी आवाज कभी भी अर्थ पे सुनाई नहीं देती है। अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम अ, जो भी वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश इमेज होता है वो हमेशा किससे ऑब्टेन होता है, प्लेन मिरर से होता है, कॉन्वेक्स मिरर से होता है, कॉनकेव मिरर से होता है, या पैराबोलिक मिरर से होता है। याद रखो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा हमें कॉन्वेक्स मिरर के जरिए मिलता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे हमेशा जो भी इमेज मिलेगा वो इरेक्ट मिलेगा, और जो कि मैंने आपको बताया ना, चमचे की बैक साइड, जो चमचे की बैक साइड होती है जो कि फैला सा होता है, वो हमें हमेशा एक इरेक्ट इमेज शो करता है और डिमिनिश भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर Q बराबर है 4 सेंटीमीटर के, P बराबर है 2 सेंटीमीटर के, तो मैग्निफिकेशन कितनी हुई। क्वेश्चन नंबर 15 अगले पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहली बात यह है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q/P। मैग्निफिकेशन होता है Q/P के बराबर। Q गिवन है हमें 4 के बराबर, P बराबर है 2 के, तो इससे क्या मुश्किल है भाई, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2, यानी कि मैग्निफिकेशन कितनी होगी, मैग्निफिकेशन बराबर होगी 2 के। Q/P होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 16, रियल इमेज फाउंड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना। रेटिना पे जो हमारा इमेज बनता है, जो आंख के पर्दे के ऊपर इमेज बनता है, वो याद रखिए वो इमेज होता है रियल, नॉट समटाइम्स रियल एंड समटाइम्स वर्चुअल, इट इज ऑलवेज रियल। एक रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, जिसको फिर ब्रेन जो है वो हमें सीधा करके दिखाता है। 17, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंदर जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो तो मैं अभी इससे थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है इन SI सिस्टम वो होता है केल्विन, ठीक है ना, सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में जब हम इंसर्ट करते हैं कोई सब्सटेंस तो वो क्या कहलाता है, दिस सब्सटेंस इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। इसका ताल्लुक है हमारे चैप्टर नंबर 16 से, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना। वहां पे आप देखेंगे और स्टडी करेंगे कि भाई जो कंडक्टर है, जो कैपेसिटर है, उसके दरमियान में जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में हम कोई इंसुलेटर फिल कर देते हैं, लेकिन उसका नाम क्या दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है डाइइलेक्ट्रिक। द स्पेस अराउंड आवर मैग्नेट इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर मैग्नेट। मैग्नेट के इर्द गिर्द की वो जगह जहां पर मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यही बात चार्ज की हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस टाइम यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है मैग्नेट कह रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, जो कि आप लोगों का एक प्रैक्टिकल भी था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाला। क्वेश्चन नंबर 20, वर्क इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब एंगल कितना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 20,
तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला एफ इंटू डी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी और साथ में आता है कॉस थीटा। तो नेगेटिव कब आता है? फोर्स और डी तो चलो सेम है, अगर हम एंगल पुट कर देते हैं 180 डिग्रीज, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, तो दोनों के दरमियान में कितना एंगल बनेगा? दोनों के दरमियान में एंगल बनेगा 180 डिग्रीज। तो ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्रीज, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो cos 180 बराबर होता है -1 के, -1 का मतलब हो जाता है -FD, यानी कि नेगेटिव वर्क। तो वर्क डन नेगेटिव सिर्फ कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल बनता है 180 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 21, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मोस्ट ऑफ करंट इज कैरीड बाय पी टाइप, यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है? न्यूट्रॉन? नहीं, वो तो न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन्स वो बहुत भारी होते हैं, वो ट्रेवल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन नहीं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें जो करंट फ्लो करता है वो करता है बाय होल्स। होल्स यानी कि वो जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली वो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस वजह से उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर जो रिएक्शन यूज होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब की खास बात यह कि उसमें 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई करीब आते हैं, फ्यूज होते हैं और हीलियम बनाते हैं, बड़ा एक धमाका सा होता है। तो आपने फ्यूजन से याद रखना है कि यकीनन हाइड्रोजन बॉम्ब में हाइड्रोजन की फ्यूजन होती है, फ्यूज होते हैं, तभी जाके हाइड्रोजन बम काम करता है। ठीक है ना भाई? तो ये वो 22 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज जो मैं चाह रहा था कि हम लोग सॉल्व कर लें। अच्छा है, आई होप समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग जो है वो अपनी तैयारी बिल्कुल जो है ना बेहतरीन वाली करना शुरू कर दें, क्योंकि अब कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। अब तो आपके पास सीधा सीधा मॉडल पेपर मौजूद है और इसमें से काफ़ी कुछ तो वैसे ही पेपर के अंदर आने वाला है। ठीक है ना? और भी कोई परेशानी है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।